नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, हिंदू में आर्टिकल है पोलियो से संबंधित। आर्टिकल में पॉइंट्स जो है ना वो हैजार्ड वे में है, अच्छे से नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयास करके हम ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे, पोलियो है क्या, कितने तरह के वायरस होते हैं, उसके बाद मेन इशू पर आएंगे और डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल की जो डिस्कशन होगी वो सिर्फ इस आर्टिकल पर आधारित नहीं होगी, इधर उधर से कंपाइल्ड भी होगी दूसरे आर्टिकल से और थोड़ा बेसिक से। इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो हिंदुस्तान टाइम्स का होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस का भगत सिंह के आइडियाज से संबंधित। देखो, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे भगत सिंह और अंबेडकर दोनों के पोर्ट्रेट्स आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति हमारे काम की नहीं है, लेकिन भगत सिंह के आइडियाज को कंपेयर किया जा सकता है गांधी से या फिर दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना उनसे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए जेरी बेंथम का, रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस को आपको कहीं पर बताना हो तो जेरी बेंथम का ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पोलियो के इरेडिकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस पूरे इशू को ना हम बेसिक्स और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज के आर्टिकल तक हम सीमित नहीं रहेंगे। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। पोलियो देखो एक डेडली वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। डेडली मतलब इससे मौत भी हो सकती है। इन्फेक्शियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है और ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके बाद पोलियो वायरस देखो 3 स्ट्रेन्स की वजह से होता है। जैसे आपने कोविड-19 की महामारी के दौरान देखा है ना, कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, जैसे डेल्टा स्ट्रेन, ओमिक्रॉन स्ट्रेन। उसी प्रकार से वाइल्ड पोलियो वायरस के ना अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये जो नाम्स है ना डेल्टा, ओमिक्रॉन, वैसे नाम नहीं रखे गए, इसमें सीधा रख दिया गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कई बार इन्हें P1, P2, P3 भी बोल दिया जाता है। तो आर्टिकल में आगे अगर हम टाइप 1 की जगह P1 बोलें तो कंफ्यूज मत होइएगा। और देखो एक खास बात, अगर किसी पर्सन को टाइप 1 वायरस के स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया है या फिर टाइप 2 ने किया है या फिर टाइप 3 ने किया है, सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। मतलब सिम्टम्स देख के आप नहीं बता सकते कि टाइप 1 का इन्फेक्शन हुआ है, टाइप 2 का या टाइप 3 का। लेकिन जो लोग वायरस की स्टडी करते हैं ना वो बता सकते हैं गहनता से कि हाँ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, ये अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। कैसे फैलता है पोलियो वायरस? देखो, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट का क्या मतलब है? फीकल मतलब होता है ह्यूमन वेस्ट। जैसे कुछ लोग गांव में आपने देखा होगा, मतलब आप ऐसा स्टिग्मा टेस्ट नहीं कर सकते गांव के साथ में, सीधा बोल दीजिए। कुछ लोग अभी भी जैसे खुले में शौच इत्यादि करते हैं, या फिर इवन सीवरेज का भी मटेरियल होता है जिसमें ह्यूमन वेस्ट होता है। अब किसी को मान लीजिए टाइप 1 ने इन्फेक्ट किया है, अब उसका ह्यूमन वेस्ट है वो अगर एटमॉस्फेयर में रखा रहेगा तो उससे वायरस जो है फैल सकता है किसी दूसरे पर्सन में माउथ के थ्रू। मतलब वो नज़दीक जाएगा, जैसे सीवरेज मटेरियल के वो नज़दीक जाता है, वहाँ पे वो कुछ कर रहा है तो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, माउथ के थ्रू। मतलब ह्यूमन वेस्ट टू माउथ कह लीजिए, फीकल ओरल रूट, समझ गए? ये मोर कॉमन रूट है वायरस के स्प्रेड होने का। वैसे कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी ये वायरस फैल जाता है। और ज़्यादातर देखो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना उनको ये वायरस इन्फेक्ट करता है। वायरस कई गुना होता जाता है इंटेस्टाइन में, और जहाँ से ये नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें, ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको पोलियो हुआ होता है वो बीमार नहीं फील करते, हल्के फुल्के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे थोड़ा बुखार हो गया, कमजोरी आ गई, सर दर्द हो गया, टांगों में या फिर हाथ में पेन हो गया,
ऐसे हल्के फुल्के सिम्टम्स। कई रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पोलियो इन्फेक्शन की वजह से मसल फंक्शन का परमानेंट लॉस हो जाता है, जो कि है पैरालिसिस। मतलब मसल्स काम करना बंद कर देती हैं शरीर के पर्टिकुलर अंग्स में, यानी ऑर्गन्स में, तो वहां पे पैरालिसिस हो जाता है। इसके बाद मौत देखो तब होती है पोलियो में, अगर मान लीजिए सांस लेने के लिए जिन मसल्स का इस्तेमाल होता है, अब उन मसल्स ने ही काम करना बंद कर दिया, तो फिर तो सांस नहीं आएगा ना। या फिर दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया, तब भी मौत हो सकती है पोलियो में। प्रिवेंशन और क्योर क्या है? कोई इलाज नहीं है पोलियो होने के बाद में, एज सच कोई सीधा इलाज नहीं है, लेकिन इसे प्रिवेंट किया जा सकता है इम्यूनाइजेशन की सहायता से। जैसे कोविड ना हो तो भी सिम्टम्स बिल्कुल हल्के फुल्के हों, उसके लिए वैक्सीन दी जा रही हैं सभी को। उसी प्रकार से पोलियो की वैक्सीन या ड्रॉप्स दे दी जाती हैं छोटे बच्चे को, ताकि पोलियो का जो वायरस है ना वो इन्फेक्ट कर ही ना सके, करे तो बिल्कुल असर ही ना हो। वैक्सीन देखो दो तरह की होती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी, और दूसरी टाइप की वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी। ओरल पोलियो वैक्सीन को देखो डेवलप किया गया था 1961 में अल्बर्ट सेबाइन के द्वारा। इसे ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है और सेबिन वैक्सीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे डेवलप किया गया था अल्बर्ट सेबाइन के द्वारा। इस वैक्सीन में क्या होता है, 3 टाइप के पोलियो वायरस देखो 3 टाइप के होते हैं, P1, P2 और P3। इन तीनों पोलियो वायरसेस के स्ट्रेन्स, यानी तीनों पोलियो वायरसेस के कण आपस में मिक्स किए जाते हैं, और पोलियो वायरसेस के जो कण होते हैं बिल्कुल वीक फॉर्म में होते हैं, इनको आपस में मिक्स किया जाता है और ओरल पोलियो वैक्सीन तैयार हो जाती है। आपको लगेगा कि जिस वायरस की वजह से पोलियो होता है उसी को ही आपस में मिक्स करके बच्चे को दिया जाएगा, तो क्या खतरा नहीं है पोलियो होने का? देखो खतरा कम है, लेकिन दवाई के तौर पे ज़्यादा काम करता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। मिलियंस में एक केस सामने आ जाता है कि ये जो वैक्सीन बच्चे को दी जाती है पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए, एक्चुअली इसी वैक्सीन से पोलियो हो जाता है। होता क्या है, जब 3 पोलियो वायरसेस के जो स्ट्रेन्स हैं अटेनुएटेड फॉर्म में वो दिए जाते हैं बच्चे को, तो ये बच्चे के अंदर जाकर एंटीबॉडीज को क्रिएट करते हैं, और वही एंटीबॉडीज जब वास्तव में आगे जाके किसी प्रकार के पोलियो वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन को रोकते हैं। इस प्रकार से ये मेडिसिन काम करती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखो इंडिया में आपको पता है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यही वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था इंडिया को पोलियो मुक्त करवाने के लिए। इसको देना भी काफ़ी आसान है, 2 बूंद जिंदगी की, सीधा बच्चे के मुंह में जो वैक्सीन है 2 बूंदें डाल दी जाती हैं और पोलियो के केसेस को प्रिवेंट कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी जो पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन की टाइप है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसमें देखो P1, P2, P3, इस वैक्सीन में इन तीनों पोलियो वायरस के टाइप्स के स्ट्रेन्स होते तो हैं, लेकिन किल्ड फॉर्म में होते हैं। मेन डिफरेंस यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती हैं इसमें 3 टाइप के पोलियो वायरस के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, लाइव होते हैं। लेकिन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में पोलियो वायरस के 3 टाइप्स के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो किल्ड फॉर्म में होते हैं। यानी ये जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती है, तो इस वैक्सीन से बच्चों को पोलियो होने का खतरा ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि किल्ड फॉर्म में है वायरस। लेकिन देखो दिक्कत इस वैक्सीन के साथ ये है, एक तो ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया में तो बड़े स्तर पर पोलियो प्रोग्राम चलाना होता है, तो उस बड़े स्तर पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इस वैक्सीन को मतलब बूंद ड्रॉप्स के तौर पर नहीं दिया जा सकता, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता है। जो पहले वाली वैक्सीन है इसमें तो 2 बूंदें देनी होती है बच्चों को, अगर हेल्थ वर्कर्स ट्रेंड नहीं हैं तो भी काम चल जाता है, क्योंकि 2 बूंदें तो बच्चों को कोई भी पिला सकता है। लेकिन जो ये वैक्सीन है इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और इंजेक्शन ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स लगा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है।
इस प्रकार से आपने वैक्सीन्स के बेसिक्स तो समझ लिए। अब देखो एक और चीज़ आपको बताता हूं जो अब आपको ढंग से समझ में आएगी। एक होता है वाइल्ड पोलियो वायरस और दूसरा होता है सर्कुलेटिंग वैक्सीन डराइव्ड पोलियो वायरस। वैक्सीन डराइव्ड पोलियो वायरस समझ गए ना, जैसे जो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब इसमें क्या है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या है, वायरस जो है ना वीक फॉर्म में दिया जाता है। दवाई में वायरस होता है लेकिन वीक फॉर्म में होता है, लेकिन रेयर केसेस में वो वायरस भी इन्फेक्ट कर देता है बच्चों को। लेकिन वही बात है, ऐसा ना रेयर केसेस में होता है, बहुत ही रेयर केसेस में। इस वजह से विभिन्न देशों की सरकारें जो है ना ओरल पोलियो वैक्सीन दे देती हैं बच्चों को कि लाखों में से एक बच्चे को होगा पोलियो, लेकिन इतने सारे बच्चे बच भी तो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो पोलियो होता है ना, इसे बोलते हैं वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो, यानी वैक्सीन की वजह से ही पोलियो हो गया, क्योंकि जो वैक्सीन दी गई थी ना उसी में वायरस था, वीक फॉर्म में, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए था, लेकिन उसने पोलियो कर ही दिया। उसके बाद वाइल्ड पोलियो वायरस मतलब जो खुले से घूम रहा है, जो एटमॉस्फेयर में है और उसकी वजह से बच्चे इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो है वाइल्ड पोलियो वायरस। वो वैक्सीन से नहीं हुआ, वायरस मौजूद था एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिट हो गया बच्चों में। देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो देश ऐसे हैं जहां पर वाइल्ड पोलियो वायरस मौजूद है। बाकी तो वर्ल्ड में पोलियो जो है इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन अब सीरियस मामला सामने आया है। ये देखो मालावी वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के केस सामने आया। कहां पे? पाकिस्तान से इंपोर्ट होके मालावी में, मतलब मालावी में केस सामने आया था और यह कहा गया है कि पाकिस्तान से कोई बंदा गया होगा मालावी में और उसकी वजह से ये वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 वहां पे स्प्रेड हुआ। और दूसरा इजराइल में भी केस सामने आया, किसका? सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का। मतलब वैक्सीन की वजह से जो पोलियो हो जाता है ना, वो केसेस सामने आए इजराइल में। देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जो वायरस वाइल्ड में मौजूद है ना, वो ज्यादातर टाइप 1 के हैं। टाइप 2 और टाइप 3 तो इरेडिकेट हो चुके हैं। अब राइटर यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। बातें ये हैं, राइटर बोलते हैं, पहली तो बात, ये ओरल पोलियो वैक्सीन क्यों दी जाती है? खतरा तो है ना, बेशक चलो रेयर केसेस में पोलियो हो जाता है बच्चे को, लेकिन हो तो जाता है ना। और दूसरा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन ये दीजिए ना आप, लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया ये थोड़ी महंगी पड़ती है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो राइटर कहते हैं यार एक बात सोचो, आप ओरल पोलियो वैक्सीन की इतनी सारी डोजेस दे रहे हो, इंडिया में तो बच्चों को 10-15 डोज लग जाती हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की समय समय पर, यह भी लगती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी लगती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। तो इतनी सारी आप ओरल पोलियो वैक्सीन दे देते हो बच्चे को, इसकी बजाय आप कम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दे दो। और दूसरा राइटर ये भी बोलते हैं टाइप 3 है, जैसे टाइप 3 तो इरेडिकेट हो चुका है ना, टाइप 3 के केस ही नहीं सामने आ रहे, तो आप टाइप 3 की वैक्सीन दे ही क्यों रहे हो? टाइप 3 की आप वैक्सीन दिए जा रहे हो जबकि कोई केस सामने ही नहीं आया पिछले कुछ समय में। पाकिस्तान में भी टाइप 1 के केस सामने आते हैं। तो जो इजराइल में केस सामने आया वो वैक्सीन ड्राइव टाइप 3 का है। मतलब सोच के देखो, राइटर कहते हैं टाइप 3 खत्म हो चुका है, लेकिन टाइप 3 की दवाई अभी भी आप दिए जा रहे हो, और जो दवाई दिए जा रहे हो उससे पोलियो के केस सामने आ रहे हैं। तो टाइप 3 की ओरल पोलियो वैक्सीन देने के बजाय आप इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दे दो ना, फिर तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसमें बहादुरी है, ये सही रहेगा, ऐसा राइटर का मानना है। इस प्रकार से देखो कोर कंसेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिए। ये थोड़ी सी कहानी है जो 1 मिनट में आपको बता देता हूं, इतना काम की नहीं है लेकिन जल्दी से जान लीजिए। देखो 1988 में ना वर्ल्ड से पोलियो को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन लॉन्च किया गया था। टारगेट रखा गया था 2000 कि 2000 आने से पहले पहले पूरे वर्ल्ड से हम पोलियो खत्म कर देंगे। कहा गया था कि ये 21वीं शताब्दी को गिफ्ट होगा 20वीं शताब्दी से। देखो ज्यादातर डेवलप कंट्रीज ने तो इस टारगेट को पूरा कर लिया, लेकिन गरीब देशों में जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है ना, कुछ वहां पे खत्म नहीं हुआ था। WHO ने बहुत पैसा खर्च किया, NGOs ने भी बहुत पैसा दिया, जैसे बिल गेट्स ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी इंटरनेशनल, अमीर देशों ने भी पैसा दिया। आज के समय में WHO एक साल में ऑलमोस्ट $1 बिलियन खर्च करता है
पोलियो को ख़त्म करने के लिए कम अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पोलियो वर्ल्ड से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो वाइल्ड फॉर्म में भी मौजूद है, लेकिन अब इजराइल में, मालावी में केसेस सामने आना ये चिंता की बात है। विभिन्न देशों को एकजुट होना होगा इस पोलियो की खतरनाक बीमारी को पूरी तरह से वर्ल्ड से मिटाने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ना, ये एक कलेक्टिव टर्म है। इसमें जैसे जिस लैंड पर फसल उगाई जाती है ना, क्रॉप उगाई जाती है, उसी लैंड पर साथ के साथ पेड़ भी उगा दिए जाते हैं, जैसे कि तस्वीर में साफ है। अब इसके देखो बहुत सारे फायदे होते हैं, इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। आज के समय में आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर फेनोमेनन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गए हैं। सूखा आता है तो लगातार 2-3 साल सूखा आता है, बारिश आती है तो 1-2 महीनों में इतनी ज़्यादा बारिश आ जाती है कि बाढ़ आ जाती है। ऐसी चीज़ें आज के समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एग्रो फॉरेस्ट्री का सहारा किसान लेते हैं ना, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा इकोनॉमिक वैल्यू। अब खेत में देखो फसल के साथ साथ पेड़ उगाए जाएंगे तो उस लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है, मतलब किसान बेच सकते हैं, और उस लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है पेपर बनाने के लिए। टिम्बर की डिमांड रहती है फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल वुड में अनेकों उपयोग हो सकते हैं उन ट्रीज के। तो जो जगह खाली पड़ी थी खेत में, उसे किसानों ने यूटिलाइज कर लिया। देखो जैसे ये थोड़ी सी जगह थी खाली पड़ी थी, इनको किसानों ने यूटिलाइज कर लिया, तो इनकम भी तो बूस्ट हुई ना किसानों की। और वुड का तो देखो सिर्फ एग्जाम्पल है, ट्रीज आपको पता है बहुत कुछ देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, भावनाएं आप समझ जाइए। नेक्स्ट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं ट्रीज। लोअर कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब देखो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो मतलब एक साल में जैसे 50 से लेके 100 किलोग्राम के बीच नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो लैंड को प्रोडक्टिव बनाता है। मतलब वैसे नाइट्रोजन हासिल करने के लिए आपको पता है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट ट्रीज ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, तो नाइट्रोजन हासिल करने के लिए तो कम से कम फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो जाएगा, किसानों का पैसा बचेगा, लैंड की प्रोडक्टिविटी जो कम हो जाती है फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, वो भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, सरकार जो है, सरकार ने वादा किया है 2070 आते आते हम नेट जीरो स्टेटस को अचीव कर लेंगे। इसके अलावा 2030 से पहले हम 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक एक्स्ट्रा कार्बन सिंक की व्यवस्था हम करेंगे, तो ये भी अचीव होगा। इसके बाद है डेजर्टिफिकेशन। अब देखो ट्रीज ज़्यादा उगाए जाएंगे तो डेजर्टिफिकेशन रुकता है, तो 2030 से पहले 26 मिलियन हेक्टेयर का लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का टारगेट जो अचीव करना है ना, ये भी पूरा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस टर्म का मतलब बता दीजिए, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है। देखो, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है फर्दर लैंड को डिग्रेड होने से रोकना। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड का हालात ये हो चुके हैं कि अब उस पर कुछ उगता नहीं है, तो उसको कह देते हैं लैंड डिग्रेडेशन। जैसे बोलते नहीं कि जैसे राजस्थान में थार मरुस्थल है, अब देखो यहां तक है थार मरुस्थल, ये हरा रहा है वैसे लॉजिकली गलत हो जाता है, हरा तो ग्रीन होता है, ये मान लीजिए ये थार मरुस्थल है, लेकिन देखो समय के अनुसार ये मरुस्थलीय भूमि जो है ना आगे आगे बढ़ती जाती है। यहां तक पेड़ थे, लेकिन 15 साल बाद यहां पे भी कुछ उगना बंद हो गया, यानी लैंड डिग्रेड हो गया। उसके 15 साल बाद थोड़ा और जमीन लैंड वहां पे डिग्रेडेशन हो गया, यानी वहां पे भी कुछ उगना बंद हो गया, मरुस्थलीय भूमि होगी वहां पे भी। तो लैंड डिग्रेडेशन को फर्दर प्रिवेंट होने से रोकना, और जो लैंड डिग्रेड हो चुका है उसे रिक्लेम करना, यह मतलब है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। इसके बाद अगर देखो एग्रो फॉरेस्ट्री की जाती है तो इकोलॉजिकल भी ये फ्रेंडली है, कम केमिकल्स का इस्तेमाल होगा। ह्यूमन बींग्स के कामों की वजह से क्लाइमेट चेंज पर जो विपरीत असर होता है, मतलब क्लाइमेट चेंज होता है, वो भी कम होगा। वाटर रिटेंशन बढ़ेगा पेड़ उगाने से, न्यूट्रिएंट्स की जो रिसाइकलिंग है वो अच्छे से होगी, कार्बन स्टोर होगा, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व होगी, ये सारे फायदे होंगे। और एग्रीकल्चर की यील्ड भी बढ़ेगी, यानी पैदावार भी बढ़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार ने क्या कुछ किया है एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। देखो 2014 में इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने
एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को अपनाया जिसका नाम है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। मकसद था इस पॉलिसी को लॉन्च करने का एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करना। उसके बाद 2016 में इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए 1000 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए और एक स्लोगन भी दिया था, हर मेड़ पर पेड़, मतलब हर फील्ड बाउंड्री पर पेड़ होना चाहिए। 2022-23 के यूनियन बजट में देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट अब एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेगी। लेकिन देखो बहुत सारे इश्यूज हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने में, जैसे फार्मर्स के पास ना इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे ट्रीज को उगाया जाए, कौन से ट्रीज को उगाया जाए, क्या क्या फायदे होंगे। और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कैटेगराइजेशन भी काफी ज्यादा संदिग्ध है, मतलब कि बहुत समय तक ना पता ही नहीं चलता था सरकार को या फिर किसानों को कि कौन से सेक्टर में ये आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री में आता है या फिर एग्रीकल्चर में आता है। अब जो चीज़ आपको पता है ना किसी भी सेक्टर में ना आए फिर थोड़ा सा वो इग्नोर हो जाती है, वैसा ही एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ हुआ, क्योंकि ना तो पूरी तरह से ये एग्रीकल्चर के अंदर आता था ना ही फॉरेस्ट्री के अंतर्गत, और मूवमेंट नहीं बनी। मूवमेंट मतलब जैसे मिल्क रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, वैसे एग्रो फॉरेस्ट्री एक रेवोल्यूशन नहीं बन सका, मूवमेंट नहीं बन सका। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अब देखो क्रॉप्स उगाने के लिए किसानों को क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन इसको लेके भी सवाल उठते रहते हैं कि किसानों को बैंकों से नहीं मिलता, लोकल मनी लेंडर से लेना पड़ता है बहुत से किसानों को। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए तो लोन मुश्किल से मिलता है काफी ज्यादा। और मान लीजिए किसानों ने पेड़ उगा भी दिए तो लोकल लेवल पे उस पेड़ के प्रोडक्ट्स को बेचना ये भी एक बड़ी चुनौती है, मार्केट नहीं अवेलेबल हो पाती अच्छे से। नेक्स्ट, ज्यादातर किसान तो हमारे देश में छोटे और मंझले हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है, तो इतनी कम भूमि में पेड़ों को उगाना कई बार बेनिफिशियल नहीं होता। अब बात करते हैं क्या किया जा सकता है। देखो सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के फार्मर्स को बल्कि सभी फार्मर्स को। और दूसरे नए मैकेनिज्म्स निकालने चाहिए उनको हेल्प करने के लिए, जैसे पेड़ उगाने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन एब्जॉर्ब होती है, तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो कार्बन को भी ट्रेड कर सकें। मतलब इतने पेड़ उगाए हैं, इतना कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसके उन्हें कुछ पैसे मिलने चाहिए। टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो कार्बन ट्रेडिंग में उनको शामिल करना चाहिए। और क्रेडिट की हमने बात की, क्रेडिट उनको मुश्किल से मिलता है तो क्रेडिट भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर काम कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में फार्मर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में। नेक्स्ट, अभी देखो काफी सारे कानून जो है ना वो थोड़े अनफेवरेबल हैं, जैसे पेड़ों को काटना अपराध है, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में जो पेड़ किसान खुद ही उगा रही हैं वो काट सकें, इससे संबंधित चीजों पे ना बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे बैम्बू को काटना कई सारे एरियाज में कुछ सालों पहले तक अपराध हुआ करता था क्योंकि बैम्बू ट्री हुआ करता था, लेकिन सरकार ने 3-4 साल पहले की बात है बैम्बू को ट्री की श्रेणी से हटा दिया। अब बैम्बू एक प्लांटेशन है तो इसको काटा जा सकता है। अब देखो किसान जिस चीज को उगाएंगे उसको काट ही नहीं सकते, तो फिर तो मतलब वो सोचेंगे ना कि हम तो फंस गए कि खेत में पेड़ उगा दिए लेकिन अब उसको हमारी मर्जी से हम काट नहीं सकते, काटेंगे तो सरकार पेनल्टी लगाएगी, सजा भी हो सकती है, तो फिर वो क्यों उगाएंगे। तो इस संदर्भ में ना पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सरकार खुद एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको प्रमोट करे। सबसे लास्ट पॉइंट है, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी लोकेशन स्पेसिफिक ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करें, डेवलप करें, ताकि उसका फायदा किसान उठा सकें। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भगत सिंह के आइडियाज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको याद जरूर होगा 2011 में जब अन्ना आंदोलन चला था ना, तो जिस मंच पर अन्ना बैठा करते थे उसके पीछे गांधी की ये बड़ी बड़ी फोटो लगी होती थी, और लोगों ने ये कहना भी स्टार्ट कर दिया था कि अन्ना जो है वो दूसरा गांधी है। तो उसकी अन्ना मूवमेंट की लिगेसी किसने इनहेरिट की? आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ पे ध्यान दिया हो, आम आदमी पार्टी अपने प्रोग्राम्स में, पार्टी ऑफिस में, इवन जहां पर सरकारें हैं जैसे पंजाब और दिल्ली, वहां पे अंबेडकर और भगत सिंह इन दोनों की फोटोज जरूर लगाने लगी हैं। अब देखो इस आर्टिकल में जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया थोड़ा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स
मैं आपको बता देता हूं ताकि आइडियाज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। पॉलिटिक्स हमारे कोई काम की नहीं है, लेकिन आइडियाज़ समझने के लिए पॉलिटिक्स काम की है। देखो, आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि गांधी के नाम से ना आज के समय में वोट नहीं मिलते, इसलिए आम आदमी पार्टी ने गांधी को छोड़ दिया और भगत सिंह, अंबेडकर, इन दोनों महान हस्तियों को अपना लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि भगत सिंह के नाम पे वोट मिलेंगे। भगत सिंह नेशनलिज्म का प्रतीक है, मतलब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो इस भगत सिंह ज़्यादा पॉपुलर हैं यूथ में, इसलिए इनके नाम पे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ये सब राइटर का मानना है। तो देखो, इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ना ठीक से भगत सिंह के विचारों को स्टडी नहीं किया है। अब हम भगत सिंह के विचार स्टडी करते हैं। अब समझ गए, पॉलिटिक्स इसलिए हमने डिस्कस की कि आपको ना कंटेक्स्ट समझ में आ जाए कि किस कंटेक्स्ट में हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं भगत सिंह के विचार देखिए, वो तो दिल से सेकुलर थे, मतलब उन्होंने तो बुक भी लिखी थी कि मैं एथिस्ट हूँ, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं भगवान को क्यों नहीं मानता, पूरी बुक उन्होंने लिखी। वो कहते थे कि रिलीजन जो है वो तो पर्सनल बिलीफ है। दंगे हुए थे, कम्युनल राइट्स जब हुए थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि देखो, अगर कोई हिंदू है या सिख है, सिर्फ दूसरे व्यक्ति को इसलिए मार सकता है कि वो मुस्लिम है, उसी प्रकार से कोई मुस्लिम सिख या हिंदू को इसलिए मार सकता है कि उसका धर्म सिखिज्म या फिर हिंदुइज्म है। ये कितना गलत है। धर्म के पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ थे भगत सिंह, मतलब जैसे गांधी हैं। गांधी बोलते थे पॉलिटिक्स में धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन गांधी का धर्म से मतलब ना वो धर्म नहीं जिसकी हम बात करते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। गांधी का मतलब हुआ करता था धर्म मतलब मोरालिटी। तो जब गांधी बोलते थे ना कि पॉलिटिक्स में धर्म होना चाहिए, तो उसका मतलब था कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी होनी चाहिए। लेकिन भगत सिंह इन चीज़ों के ना सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि पॉलिटिक्स में धर्म का कोई काम नहीं है। लेकिन राइटर फिर से आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ना भगत सिंह को तो अपना लिया, भगत सिंह के विचारों को नहीं अपनाया, क्योंकि भगत सिंह ये कभी इजाज़त नहीं देते कि धर्म के नाम पर वोट मांगे जाएं। लेकिन आम आदमी पार्टी पर राइटर आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी कभी कभार धर्म के नाम पे वोट मांग लेती है। देखो, ये सारे जो है ना आरोप हैं राइटर के। आशुतोष, इनका नाम आपने सुना होगा, पहले पत्रकार थे, इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाद फिर से ये पत्रकारिता में लौट आए थे। तो ये सब पॉलिटिक्स हमारे कोई काम के नहीं है, सिर्फ विचार काम के हैं कि भगत सिंह के धर्म के बारे में विचार क्या थे। दूसरा, कुछ लोगों को यूं लगता है कि भगत सिंह वायलेंस को भी सपोर्ट करते थे कि हाँ, वायलेंस की सहायता से अगर अंग्रेजों को भगा दिया जाए तो वो भी सही है। तो इस बात पर ना राइटर क्लैरिफाई करते हैं, ऐसा नहीं था। शुरू में हाँ, ये सच है कि कुछ केसेस में उनका नाम सामने आया और इंडिविजुअल हीरोइज्म में उन्होंने विश्वास किया, लोगों को, मासेस को इंस्पायर करने के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने लिखा है कि देखो, ये जो इंडिविजुअल हीरोइज्म की घटना है ना, जैसे सैंडर्स को मार दिया, स्कॉट को मार दिया, इससे एक बार के लिए मासेस तो इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में आज़ादी पानी है ना, तो फिर मास मूवमेंट होना जरूरी है। और मास मूवमेंट में जो गांधी जी मास मूवमेंट किया करते थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मास मूवमेंट में जब वायलेंस होगा तो फिर तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसे सप्रेस कर देंगे। तो मतलब आगे जाके उनके जो विचार थे ना वायलेंस के बारे में, वो कुछ कुछ गांधी जी से मिलते थे कि आज़ादी को हासिल किया जा सकता है मास मूवमेंट की सहायता से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, भगत सिंह ना मार्क्सिज्म के कंसेप्ट में विश्वास किया करते थे। वो कहते थे कि ऐसे आज़ादी मिल भी गई अंग्रेजों से तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाद में उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी चेंज कर लिया था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन। पहले नाम हुआ करता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ। तो मतलब सोशलिस्ट वर्ड उन्होंने ऐड कर लिया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि पावर मिलनी चाहिए पीजेंट्स को। अगर अंग्रेज चले गए और जो भूरे अंग्रेज आ गए, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था कि ब्राउन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, गरीब लोगों के हाथों में सत्ता ना आई, तो उसका कोई फायदा नहीं है अंग्रेजों के जाने से। तो वो सही मायने में आज़ादी दिलवाना चाहते थे लोगों को। तो ये उनके कुछ विचार हैं, हमने डिस्कस किए। आज तो आर्टिकल्स में इतने ही थे, हालांकि कभी मौका मिलेगा थोड़ा और डिटेल से स्टडी करके ज़्यादा डिटेल से भगत सिंह के हम विचार डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।